उन्नति कोचिंग सेंटर में आपसे बच्चों का स्वागत है। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी बच्चों कि पदार्थ क्या होता है, उसकी कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि जैसे ठोस को द्रव में कैसे परिणत करते हैं या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे ठोस को द्रव में कैसे परिणत करते हैं, द्रव को ठोस में कैसे चेंज करते हैं, द्रव को गैस में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या गैस से द्रव में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आज हम इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो ठोस है, ठोस कैसे बना होता है, अंतराण्विक बल क्या होता है, अंतराण्विक स्थान क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ठोस को द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया से क्या कहते हैं, जो द्रवन या पिघलना, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। कि किसी चीज को द्रव में, ठोस से द्रव में बदलने को क्या बोलते हैं बच्चों, द्रवन बोलते हैं। ठोस से द्रव में बदलने क्या बोलते हैं बच्चों, द्रवन। ये क्या होता है, एक चीज और पूछी जाती है बच्चों, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसे, उसका क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजिंग पॉइंट या फ्यूजिंग पॉइंट बोलते हैं उसे। पिघलना पिघलना बिंदु मतलब द्रवन बिंदु बोलते हैं उसे हम। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, द्रवन। इसी प्रकार द्रव से ठोस में कोई चेंज हो रही है उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, मींस उसका जमना। अब मैं कुछ जैसे ठोस से द्रव में बदलने को द्रवन या पिघलना या फ्यूजिंग बोलते हैं, तो उसे मैं कुछ लिखना चाहता हूं बच्चों उसके बारे में। जैसे बर्फ का फ्यूजिंग पॉइंट क्या है, जैसे बच्चों बर्फ में, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है बच्चों, पिघल जाती है। बर्फ बात बच्चों, जैसे घी हमारा होता है 28 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है, मतलब ठोस से द्रव में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार गंधक जिसे हम सल्फर बोलते हैं 114.6 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है। उसी प्रकार बच्चों मैं आपको बताऊं तो मोम 61 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाता है। तो ये कुछ ठोस के क्या है, द्रवन है। कुछ ठोस के क्या है बच्चे, द्रवन है। मतलब कुछ ठोस कितने टेम्परेचर पर द्रव में परिणत हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, जो द्रवन या पिघलना या फ्यूजन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर एक प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं, उसका द्रवन फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं उसे। तो बच्चों बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पिघल जाती है, घी 28 से 33 डिग्री सेल्सियस पिघल जाता है, गंधक 114.6 डिग्री सेल्सियस पर, और मोम बच्चों 61 से 64 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चों, पिघल जाता है। उसी प्रकार बच्चों अगर मान चलो कोई चीज द्रव है और उसे हम ठोस में लेके आते हैं, तो द्रव से ठोस में जो बदलने की प्रक्रिया से बोलते हैं जमना, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर प्रक्रिया होती है कि जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमाव बिंदु, जमाव बिंदु कहते हैं। तो अच्छा मैं कुछ उसके लिखना चाहता हूं आपके उसमें। जैसे बच्चों जल का हिमांक, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। जल का हिमांक कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल 0 डिग्री सेल्सियस और पिघल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चों, जम जाता है। तो ये था हमारा जल का। तो ठोस और द्रव हमारे क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीट होते हैं। तो दोबारा से बताना चाहता हूं, ठोस को द्रव में बदलना द्रवन कहलाता है। मैंने उसके कुछ पॉइंट लिखे थे कि कोई ठोस किस टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाता है। और द्रव से ठोस में बदलने क्या बोलते हैं बच्चों, जमना। जैसे जल का हिमांक बोलते हैं बच्चों जमने का। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों, कोई वस्तु द्रव से गैस में कैसे जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, द्रव से गैस में कैसे जाती है वो। तो द्रव से गैस में परिणत होने क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन बोलते हैं। कि कोई वस्तु द्रव से गैस में बदल जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बोलते हैं। ये वाष्पीकरण क्या होता है मैं समझाना चाहता हूं बच्चों। जैसे मान के चलो मैं किसी चीज को गर्म करता हूं, किसी चीज को अगर बच्चों में नीचे से हीट करता हूं, तो जो ये इसके पॉइंट हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं जो बने हुए हैं, तो इनमें जो आकर्षण बल होता है, जो मैंने कल बताया था आपको, जो इनके बीच में अंतराणु बल होता है, इनकी जो गर्म करने पर इनके पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाती है, जो तेज हो जाती है। बोले तो गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा तेज होने के कारण जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, और उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, मूव करने की, गति करने की ज्यादा हो जाती है, और ये आकर्षण बल इनके बीच में नहीं रहता और ये बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण बोलते हैं। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। या हम शुद्ध हिंदी में बोले तो द्रव का गैस में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण बोलते हैं। एक चीज और बताऊं बच्चों, वाष्पीकरण हर तापमान पर संभव होता है। वाष्पीकरण क्या बच्चों, हर तापमान पर संभव होता है। यह प्रक्रिया ताप की बाहरी सतह पर निर्भर करती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, किस किस चीज पर वाष्पीकरण निर्भर करता है। एक तो बच्चों निर्भर करता है हवा की शुष्कता, हवा की शुष्कता पर निर्भर करता है। अगर हवा की शुष्कता
बोले तो ड्राइनेस ज्यादा रहेगी तो बच्चों वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। उसके बाद बच्चों द्रव का तापमान, द्रव का तापमान, अगर किसी द्रव के तापमान को हम जितना ज्यादा करेंगे उसकी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी और वो उसका क्या होगा, वाष्पीकरण उतनी तेजी से होने लगता है। तो अगर किसी द्रव का हम तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण में क्या होगा बच्चों, ज्यादा। हवा की शुष्कता ज्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण में क्या होगा बच्चों, ज्यादा। एक होता है पृष्ठ तल, किसी द्रव का पृष्ठ तल जितना ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे मान चलो हम घरों में काम करते हैं, अगर मान चलो गिलास लेते हैं, गिलास में अगर दूध लेते हैं तो जो गिलास में दूध से मतलब ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मान चलो उसी उसी को हम अगर थाली में या किसी और चीज में कर लेते हैं तो उसका जो पृष्ठ है वो ज्यादा बढ़ जाता है और उसके होगा तेजी से वाष्पीकरण होगा और वो क्या होगा, उससे क्या होगा, वाष्पीकरण तेज होती है और दूध हमारा जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अगर पृष्ठ तल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। एक होता है हवा का वेग, अगर बच्चों हमारा हवा का वेग भी ज्यादा होगा तो हमारे वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी बच्चों, तेज होगी। एक होगी द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, बच्चों द्रव की प्रकृति पर भी हमारे वाष्पीकरण निर्भर करता है। कोई द्रव कम टेम्परेचर पर ही वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ ज्यादा टेम्परेचर पर वाष्पीकृत नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन पर हमारे वाष्पीकरण की जो दर होती है, वाष्पीकरण की जो इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो निर्भर करती है, वो डिपेंड्स होती है। तो बच्चों पहले तो हवा की शुष्कता, द्रव का तापमान, पृष्ठ तल, हवा का वेग, द्रव की प्रकृति, तो इन कुछ चीजों पर हमारी क्या है, ये बच्चों निर्भर करती है। इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। तो ये था बच्चों द्रव का गैस में परिणत होना। मैंने आपको बताया वाष्पीकरण अच्छे प्रकार से क्या होता है। द्रव का गैस में बदलने को क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण बोलते हैं। किस किस चीज पर डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको वो समझाया। अब बच्चों कोई चीज गैस से मान चलो द्रव में परिणत होती है, किसी वस्तु का सीधे गैस से द्रव में परिणत हो, क्या बोलते हैं बच्चों, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। तो किसी पदार्थ का गैस से सीधे किस में परिणत हो जाना, द्रव में परिणत हो जाना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उस विधि को बोलते हैं संघनन। तो मैं कुछ के पॉइंट लिखना चाहता हूं यहाँ पे। तो गैस से सीधे द्रव में क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों इससे, ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वापातन बोले तो सब्लिमेशन। तो बच्चों सब्लिमेशन क्या होता है, किसी वस्तु का, देखो अगर कोई चीज को हम ठोस वस्तु हो कोई, तो उसे पहले जैसे मान चलो बर्फ है हमारी, बर्फ को अगर हम बर्फ को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो वो द्रव में परिणत हो जाती है और द्रव के बाद भी उसका क्या होगा, वाष्प बनना स्टार्ट होगा। लेकिन कोई वस्तु सीधे ठोस से सीधे गैस में परिणत हो रही है, ठोस से सीधे मतलब सॉलिड से सीधे गैस में होती है, परिवर्तन होती है, चेंज होती है, ट्रांसफर होती है, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं तो सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। तो ठोस से किसी वस्तु को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल पूछे जाते हैं बच्चों। सब्लिमेशन के एग्जांपल बोले तो ऊर्ध्वापातन के एग्जांपल लिखता हूं, सभी के लिए एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो होता है बच्चों कपूर, नंबर 2 को होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नंबर 3 को होता है मैप्थिलीन, नंबर 4 को होता है बच्चों बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं बच्चों। 4 चीजें होती हैं जिनका ऊर्ध्वापातन होता है, मतलब सीधे ठोस से गैस में परिणत हो जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर बच्चों क्या होती है, कपूर। सेकंड नंबर पर क्या होती है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। थर्ड नंबर पर होती है बच्चों मैप्थिलीन और फोर्थ नंबर पर होता है बच्चों बेंजोइक एसिड। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वापातन। कि किसी वस्तु का ठोस से सीधे गैस में परिणत होना क्या कहलाता है बच्चों, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो बच्चों ये थे हमारे ऊर्ध्वापातन के एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस वस्तु का ऊर्ध्वापातन होता है, कौन सी वस्तु, कौन से पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिणत हो जाता है। तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड, मैप्थिलीन और बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्या बच्चों इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर कोई वस्तु गैस से सीधे ठोस में परिणत होती है, कि किसी वस्तु का गैस से सीधे ठोस में बदलना, उसको बोलते हैं बच्चों निर्क्षेपण। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों निर्क्षेपण। किसी वस्तु का गैस से सीधे ठोस में बदलना, गैस से सीधे ठोस में बदलना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, निर्क्षेपण बोलते हैं। अगर ऑप्शन में निर्क्षेपण बच्चों नहीं आता है तब हमको ऊर्ध्वापातन ही उसमें भी हमको उत्तर अपना लगाना है, वरना निर्क्षेपण जहां तक कम आता है, किसी किसी एग्जाम में ही निर्क्षेपण आता दिया हुआ है, तो गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, निर्क्षेपण बोलते हैं। अब आगे आता है बच्चों गैस से प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था, प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा।
और पांचवी अवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो गैस से किसमें बच्चों, प्लाज्मा में। कोई वस्तु कोई पदार्थ गैस से सीधे प्लाज्मा में परिणत होता है उससे बोलते हैं बच्चों आयनीकरण। गैस से प्लाज्मा में कोई पदार्थ परिवर्तन होता है, अपनी स्टेट को चेंज करता, अवस्था को चेंज करता, उससे बोलते हैं बच्चों आयनीकरण। और कोई प्लाज्मा से सीधे गैस में चेंज करता बच्चों, उससे बोलते हैं निरायनीकरण। तो बच्चों प्लाज्मा से सीधे गैस में चेंज करने को क्या बोलते हैं बच्चों, निरायनीकरण बोलते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक कि ठोस से द्रव में कैसे बदलते हैं, द्रव से गैस में कैसे बदलते हैं, गैस से प्लाज्मा में कैसे बदलते हैं। इससे आगे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उबलना क्वथनांक क्या होता है। तो बच्चों इससे आगे पढ़ते हैं कि क्वथनांक या उबलना बच्चों बोले तो बॉइलिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बताते हैं बॉइलिंग किसे कहते हैं। जब पानी को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पानी कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्टेट आती है कि पानी बहुत तेजी से खौलने लगता है, मतलब उसका तेजी से क्या होने लगता है बच्चों, वाष्पीकरण होने लगता है। और जब बहुत तेजी से किसी का वाष्पीकरण होने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वथनांक बोलते हैं। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, क्वथनांक। और जिस टाइम तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, खोने लगता है, उसे बोलते हैं उसका क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, क्वथनांक पॉइंट बोलते हैं उसे। तो बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि क्वथनांक कब होता है, जब वायुमंडलीय दाब हमारे वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब हमारे जब वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है तब क्वथनांक स्टार्ट हो जाता है। बच्चों ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि क्वथनांक कब स्टार्ट होता है, जब हमारा वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है तो क्वथनांक क्या होता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है। एक चीज बताता हूं बच्चों, अगर किसी भी पदार्थ में हम अशुद्धियां मिला देते हैं, प्रश्न पूछा जाता है अगर किसी भी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो क्वथनांक बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों, अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। बच्चों किसी भी पदार्थ में मैं अगर अशुद्धियां मिलाता हूं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। और क्वथनांक की प्रक्रिया कब होती है बच्चों, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है तब हमारी क्वथनांक की प्रक्रिया होती है। कुछ मैंने यहाँ पे कुछ उसके पदार्थों के क्वथनांक लिख रखे थे कि इसको क्वथनांक क्या होता है, तो उबलने लगता है वो जो जल 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। पारे का होता है बच्चों 35.7 डिग्री सेल्सियस, ईथर का होता है बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस, ग्लिसरीन का होता है बच्चों 290 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का होता है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस और तारपीन का होता है बच्चों 158 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ वे थे पॉइंट थे कि जैसे जल का इनको पूछा जाता बच्चों कि इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है। तो वो मैंने इंपोर्टेंट जो पिछले क्वेश्चन पेपरों में आपके आए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक केमिस्ट्री का। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।